सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस जारी तो 2014 से तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN भी इस केस के रडार पे आ गए। लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों से इस केस ने पाकिस्तानी सियासत में एक नई गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। क्या इस केस के मंतकी अंजाम के नतीजे में सिर्फ एक पार्टी हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगी, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से बैन हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी, वटेवर जो कह लें आप टेक्निकल टर्म में, या तीनों पार्टियां, ये पूरा निज़ाम, तीनों पार्टियां जो सियासी मेन 3 जमातें पाकिस्तान की, तीनों फारिग हो जाएंगी, या तीनों को कुछ नहीं होगा। ये 3 ही सिनेरियो बनते हैं, इसके अलावा कोई चौथा सिनेरियो नहीं है। जो स्क्रूटनी कमेटी है वो अपना काम कर रही है इसके ऊपर, और इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है कि स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई खुफिया रहेगी, लेकिन यानी ओपन नहीं होगी। खुफिया से मुराद ओपन नहीं होगी, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जब इस पर समात होगी इलेक्शन कमीशन में, तो वो खुली समात होगी, वो ओपन समात होगी। उसमें सहाफ़ी होंगे और जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक अगर आके कोई वो समात देखना चाहता है तो वो देख सकेगा। इसके अलावा ब्रॉडशीट का केस एक और ऐसा स्कैंडल सामने आ चुका है कि जिसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी, जस्टिस अजमत सईद साहब जैसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबिक मोतबर जज, वो उनकी सरबराही, उनके ऊपर अपोजिशन के एतराज़ात, ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा। सारी जो सियासी सूरत हाल है मजमूई पाकिस्तान की, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर मोतबर कानूनदान बैरिस्टर अहमद रज़ा ख़ान कसूरी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं और नैब के डायरेक्टर रह चुके हैं पंजाब में, और तकरीबन करीब वो दौर जब ये ब्रॉडशीट वाला मामला हुआ था, तो फ़ारूक हमीद साहब के पास कोई ना कोई इसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, वो भी उनसे लेते हैं। और तारिक पीरज़ादा साहब, अगेन वेरी क्रेडिबल नेम, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कसूरी साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। पहले ज़रा जो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग, इसको कोई फॉरेन फंडिंग कह रहा है, कोई ममनुआ फंडिंग कह रहा है, तो इसमें 3 सिनेरियो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है वो अब तक की प्रोसीडिंग को देखते हुए ज्यादा रियलिस्टिक नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन 50 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ और मैंने पाकिस्तान की सियासत के ज़ेरो बम बड़े क्लोजली वॉच किए हैं। तो वो मेरा जो तजर्बा है वो किताबी नहीं है, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल है। आप देखें कि जब भी आप अंधी गली में चले जाएं तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। आपके सामने है कि आपके जो 9 सितारे थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की टीम जब नेगोशिएशन में अपना अंधी गली में चली गई एंड देयर वाज नो लाइट अक्रॉस द टनल, तो फिर क्या हुआ? उसमें से इमर्ज हो गया जनरल ज़ियाउल हक, और 5 जुलाई 1977 को जो है जो अपना जो थी अपनी निज़ाम की बसात लपेट दी गई और एक नया सिस्टम आ गया। अब भी अनफॉर्चुनेटली ये रियलाइज नहीं कर रहा, यू आर एंटरिंग इनटू, इफ नॉट ऑलरेडी एंटर, बट यू आर एंटरिंग इनटू ए ब्लाइंड एले। अब ब्लाइंड एले में अगर आप एंटर हो गए तो देखें, रियासत ने तो चलना है ना जी। आप रियासत को तो खैर बात नहीं कह सकते। देखें, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला मैं देता होता हूँ कि अगर आइन और रियासत आमने सामने आ जाए एंड दिस इज क्राइसिस इज सो शार्प, तो ऐसी सूरत हाल में आप किसको बचाएंगे? आइन को बचाएंगे और रियासत को खैर बात कर देंगे, या रियासत को बचाएंगे और आइन को उसी कुछ अरसे के लिए कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे? अगर आपने 1971 में आप आइनी झमेलों में ना पड़ते कि ये मुजीबर रहमान के 6 पॉइंट्स, इसमें जनाब जो
ये फेडरेशन ही रहेगी, ये कन्फेडरेशन हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल दीज arguments were being given at that time, and I was then member of parliament and I saw everything from very close quarter. तो जब आप अंधी गली में चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके सामने है कि 25 मार्च 1971 को एक मिलिट्री एक्शन हो गया. सही. So therefore they should learn from the history. तारीख से दो ही चीज़ें आदमी सीखते हैं कि जो तारीख में चीज़ें अच्छी हुई और कामयाब हुई, उसको आप बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और जिससे नुकसान हुआ उसे पहलू तही करके आप सोच को में तब्दीली लाते हैं. तो अब चीज़ ये है कि आप तकरीबन अंधी गली में एंटर हो रहे हैं. ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि कहीं सिस्टम ही जो है उसकी ही बसात ना लपेट दी जाए, और यहाँ एक इंटरिम सिस्टम जो आ जाए, जो कि 2.5-3 साल के लिए आए, और उस पीरियड के अंदर दो चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं. एक तो सदारती निज़ाम, और दूसरा जो सूबे हैं जो कि लिसान और सकाफ़त की बुनियाद पर बने हुए हैं, क्योंकि लिसान और सकाफ़त की बुनियाद पर जो सूबे बने, इसी पर आप बांग्लादेश बना, इसी पे आज सिंधु देश की और सिंध कार्ड की बात हो रही है, इसी पर ग्रेटर बलूचिस्तान की बात हो रही है, और इसी पर ही पख्तूनिस्तान की बात पठान पिछले 40-50 साल से बात कर रहे हैं. सो ये जो लिसान और सकाफ़त की बुनियाद पर सूबे हैं, ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल हैं. आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे सूबे, लेफ्टिनेंट गवर्नर. अच्छा, वो तो एक ग्रेटर एजेंडा है कसूरी साहब, असेंबलियां हो, वो तो एक ग्रेटर एजेंडा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि और बहुत कुछ होना चाहिए. लेकिन आपने जो ये करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो आपका एनालिसिस आप कह रहे हैं कि चीज़ें ये शायद कोई डोमिनो इफेक्ट होगा और मामला जो हैं वो किसी इंटरिम सेटअप की तरफ जाएंगे, ये मौजूदा पूरा सेटअप कोलैप्स कर जाएगा, और फिर वो इंटरिम सेटअप किस नोयत का हो सकता है, उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं, वो अगेन फिर एक डिबेट है. लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सर ये जो कसूरी साहब फरमा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा कि ये चूंकि तीनों पार्टी इस वक्त एक ऐसे शिकंजे में है कि कभी यूं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड केस है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में. एक पार्टी पहले बैन हुई थी, नेशनल अवामी पार्टी, या एक दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से या टेररिज्म के कनेक्शन की वजह से उनको बैन किया गया, या उन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया. लेकिन एक जो प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी वो एक नेशनल अवामी पार्टी. तो ये तीनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी, एक खत्म होगी, दो खत्म होगी, या तीनों खत्म नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास भाई. कोई पार्टी ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे. ये तीनों पार्टीज हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं. हाँ, इतना हो सकता है कि अगर वाकई जेन्युइन वो जो कहता है ना, अकॉर्डिंग टू द बुक फॉरेन फंडिंग हुई है, कि फॉरेन गवर्नमेंट्स ने अगर बाय डिज़ाइन किसी पार्टी को फंड किया है, तो उस केस में हो सकता है कि बड़ा पैमाने पर उस पार्टी को फाइन हो, पेनल्टी हो. मैक्सिमम क्या होगा कि वो पार्टी जो है फिर सुप्रीम कोर्ट भी चली जाएगी. हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि बाय डिज़ाइन पाकिस्तान के दुश्मनों ने पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया है अपने खास मकासद के लिए, डिज़ाइन के लिए, रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, रियासत पाकिस्तान में अफरा तफरी करने के लिए, अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, अगर ऐसी कोई चीज़ आती है जो बड़ी खौफनाक चीज़ है, तो फिर ज़्यादा बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस भेजेगा सुप्रीम कोर्ट में. तो अगर नेशनल अवामी पार्टी माजी में हुई है भुट्टो साहब के दौर में, तो फिर मैं देखता हूँ शायद हो जाए. लेकिन मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं होती आ रही. इंटरिम सेटअप मेरा नहीं ख्याल है. उसकी वजह यह कि इंटरिम सेटअप जो है इज नॉट डेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और ये पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है, मेरा ख्याल है ये तमाम इनका एक असूली एक फैसला हो चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू, चाहे बेशक बाय लीप्स एंड अपना मामला इतने परफेक्ट नहीं है जमहूरियत के हवाले से. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, और पॉलिटिकल सॉरी फॉर इंटरप्शन, ब्रिगेडियर साहब आप फरमा रहे हैं कि ये एक कंसेंसस हो चुका हुआ है हमारी सिविल मिलिट्री फोर्सेस में कि हमने सिस्टम को डीरेल नहीं होने देना, डेमोक्रेसी चलती रहेगी. सर फिर सवाल ये है कि ये जो अभी डेमोक्रेसी है, क्या आप इसको डेमोक्रेसी कह सकेंगे
कि एक पार्टी इलेक्टेड है, दूसरी सारी पार्टियां कह रही हैं तो सिलेक्टेड है, हम इसको नहीं मानते हैं। पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, गवर्नेंस के अगेन अपनी जगह पे इश्यूज हैं, ऑपोजिशन जलसे कर रही है, वो कह रही है हम तो इसको मानते नहीं, हम तो निकाल के बाहर छोड़ेंगे, और वो अब पहले जलसे, अब वो आगे लॉन्ग मार्च। अच्छा, इसी तरह अगर गवर्नमेंट बाद में कल को चेंज होती है कि 2023 के इलेक्शन में भले, तो इमरान खान सड़कों पे होंगे, तो ये भी तो कोई इस तरह मुल्क तो नहीं चलते ना। कहाँ चलते हैं सर इस तरह मुल्क? देखिए, पहली बात यह है कि आप ये पॉजिटिव क्यों नहीं सूरत हाल देखते कि अब वो बाई इलेक्शन पे भी यू टर्न हो गया, सेनेट इलेक्शन पे भी यू टर्न हो गया। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च के ऊपर भी शायद मेरा ख्याल डिवीजन हो जाएगी। अच्छा। और वो जो एग्रेसिव जारहाना थी पीडीएम की, वो तो मामला खत्म हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखें, कुछ फैसले रियासत पाकिस्तान ने मेरी नज़र में, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मेरा तज्जिया है, वो कर चुकी है। नंबर 1, पाकिस्तान में कभी मिलिट्री रूल दोबारा नहीं आएगा। पाकिस्तान कभी किसी और मुल्क की जंग में शामिल नहीं होगा जो वॉर ऑन टेरर ने हमारे साथ बर्बादी की। और पाकिस्तान में कोई गैर आईनी काम जो है वो नहीं होगा। जारी बात है, मिलिट्री टेक ओवर वगैरह ये तो इंटरिम गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इज नॉट डेमोक्रेटिक। तो मैं नहीं समझता हूँ उससे प्रॉब्लम बढ़ेंगे पाकिस्तान में, फिर खप पड़ जाएगी, फिर आपको एनआरओ देने पड़ेंगे। तो लिहाजा जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद आप देख लें कितने हो गए, 12 साल, 2013 साल हो गए। अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड 8-13 टू द फोर्थ इलेक्शन, जो कि इंशाल्लाह 2023 में होंगे। 2.5 साल उसमें रह गए हैं। और अभी ये सेनेट इलेक्शन का माइलस्टोन होगा, उसके बाद यस हो सकता है कि ये पार्टीज जो हैं जो कह रहे हैं कि पीडीएम इलेक्शन अलायंस मिल जाएगा, दे विल कम बैक इन द पार्लियामेंट। पीटीआई भी पार्लियामेंट में वापस आई थी 2014 में, वो 127 दिन के धरने के बाद, और फिर वहां पे कानून साजी भी होगी। सिचुएशन इज गोइंग टू स्टेबलाइज पॉलिटिकली आफ्टर दिस सेनेट इलेक्शन। और पीटीआई विल इमर्ज एज दी, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है और जो मैं देख रहा हूँ असेसमेंट है, विल इमर्ज एज दी बिगेस्ट and the strongest party, not necessarily the majority party in the Senate. तो उसके बाद हो सकता है कि 18वीं तरमीम में एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए कि कुछ जो शिक्के हैं उसकी, जो कि फेडरेशन के लिए हार्मफुल साबित हो रही है, जो तजुर्बा है पिछले 10-12 साल का, तो उसमें भी कुछ थोड़ी अमेंडमेंट हो जाए। तो मैं तो सूरत हाल को पॉजिटिव देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं पॉजिटिव से मुराद ये कि सब फिर हंसी खुशी रहना लगेंगे? नहीं, देखिए, एहतसाब का अमल भी चलेगा। वो तो अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है डे टू डे हियरिंग्स करें, मेगा स्कैम जो इनके फैसले होने चाहिए। वो एक वीक एरिया मैं देख रहा हूँ कि चेयरमैन नैब जो है, जिनके 8 महीने रहेंगे जाने में, उन्होंने कल भी कहा अपने फाइनली कि जनाब इन केसेस को स्पीडी इनकी ट्रायल हो ताकि जल्दी फैसले आए। तो हम तो ये कह रहे हैं उनको कि जनाब आप जाने से पहले 8 महीने चेयरमैन नैब के रह गए हैं, 2.5 साल इमरान खान साहब के रह गए हैं, किसी एक केस में भी कन्विक्शन नहीं हुई। ये जो 450 अरब रुपए का क्रेडिट ये ले रहे हैं नैब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उसमें किसी एक भी बिग विग की कोई ब्यूरोक्रेसी से लेके, जर्नैलों से लेके, जजों से लेके, जो असल में रूलिंग जिसका एहतसाब होना, उसमें से तो एक बंदा भी नहीं है 450 अरब। मैं आपकी बात मानता हूं, हम यही तो प्रेशर डाल रहे हैं मीडिया में बैठ के, बार बार सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है कि जनाब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, आप डे टू डे स्पीडी हियरिंग्स करें ताकि ये फैसले जो है 90 दिन में फैसले होने चाहिए। और उसके बाद हाई कोर्ट में जो अपील और सुप्रीम कोर्ट में उनकी भी टाइमलाइन होनी चाहिए। देखें, और हम ये कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब साहब, आपने चले 50% काम कर दिया। आपने रेफरेंसेस की फाइल जो है उसका पेज जो है बहुत भर दिया। 1230 रेफरेंसेस इस वक्त चल रहे हैं, 1000 अरब के मालियत के ये रेफरेंसेस हैं। मेगा स्कैम में खुदारा जाने से पहले एक केस में तो कन्विक्शन दिलवा देना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लेवल पे। अगर आप वो कर देंगे तो हम कहेंगे जी थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा काम किया। अगले जो चेयरमैन नैब आएंगे इमरान खान और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत से, तो वो ये जो कन्विक्शन वाला सवाल है, अगेन ये मैं जरा तारिक पीरजादा साहब के सामने लेके जाता हूँ। तारिक साहब, अगर कन्विक्शन हो भी जाती है फॉर इंस्टेंस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, जो कि इमीडिएट कोर्ट है जहां सारे केसेस चलते हैं, अगर हो भी जाती है कन्विक्शन, तो उस कन्विक्शन पे हम कौन सा फख्र करें या हम तालियां बजाएं? हुई ना नवाज शरीफ को करप्शन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सजा, और मरियम नवाज को क्या बना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको जमानत हो गई और वो केस जो है वो आगे जो है वो चलना था, लेकिन 2 साल से वो केस जो है वो चल नहीं रहा और वो जमानत पे बाहर, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। एक माशाल्लाह वैसे 14 महीने से बाहर भागे में और मोहतरमा यहाँ पे हैं। तो ये सजा का भी तो कोई फायदा नहीं है ना, जो इस वक्त एहतसाब अदालत से सजा हो रही है, वो सजा तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है। लोग बाहर निकल आते हैं और बाहर आके तूफान खड़ा कर देते हैं। देखें, बात यह है कि आपका ख्याल है कि जमहूरी निज़ाम में होना ये चाहिए। अगर आपका ये ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि आपका ये ख्याल होगा, लेकिन अगर लोगों का ये ख्याल है
कि जमहूरी निज़ाम में ऐसा होना चाहिए कि मुकदमा शुरू हुआ और 2 दिन में उसका फैसला हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ करता। ये जराइम के, ये सिविल जराइम के और उसके फौजदारी जराइम के मुकदमात हैं, इनमें वक्त तो लगता है, लेकिन एक बहुत कलीदी तब्दीली आ गई है जिसका इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इन बड़े बड़े मगरमच्छों पर, नून लीग के डाकुओं पर, फजलुर रहमान के भाई को भी बुला लिया गया है और लोगों पे ये मुकदमा पहली बार इंडाइटमेंट की फर्द जुर्म के आयद होने के मरहले से गुजरकर शहादतों के मरहले पर आए हुए हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो अब्दुल मजीद नवाई हो, चाहे जरदारी हो या कोई हो। आप जरा इस बात को इस तरह ओझल करके, इस तरह आंखों से एक तरफ रख के ये फैसला सादिर कर देना कि कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है। मुकदमात पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा उस शहादत के मंजिल पर पहुंचे हुए हैं। कसूरी साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा। लिहाजा बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अच्छा, तारिक साहब, सर यहीं पे जरा पहले इस चीज को जरा और अंडरस्टैंड करके फिर आगे बढ़ते हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ठीक है, पहले बहुत ताकतवर लोग पकड़े नहीं जाते थे, कभी उनके ऊपर केस ही नहीं बना था, अब केसेस भी बन रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं और इंडिक्टेड का मरहला आ गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये देखिए तारिक पीरजादा साहब, 2.5 से 3 साल लग रहे हैं ऑन एवरेज एक केस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सजा होने में, 2.5 से 3 साल कम से कम, बल्कि कुछ केसेस में 4-4, 5-5 साल भी लग रहे हैं। जैसे डॉक्टर आसिम हुसैन का केस है, जैसे शर्जील बेमन का केस है, उन पे 7-7, 8-8 साल हो चुके हैं। अब यहां से इतने अरसे के बाद फिर जब ये केसेस जाते हैं, जिसको सजा होती है वो अपील कर देता है जाके हायर कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट है कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की। वहां से उसकी सजा सस्पेंड हो जाती है और केस वहां पे चलता है, ट्रायल होता है, वो फिर मजीद वहां पे 2 से 3 से 4-4 साल लग रहे हैं। फिर वहां से सजा होने के बाद फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे कोई जल्लाद खड़ा हो जाए और वो एग्जीक्यूशन शुरू कर दे या गिल्टनाइज शुरू कर दे, लेकिन आपने ये जो लूप होल्स हैं इसको एक्सपेडाइट करने का भी तो कोई निजाम बनाना है, वो रियासत ने बनाना है ना। अच्छा, आप दो बातों को मिला रहे हैं। निजाम, अदालती निजाम को तेज रफ्तार बनाना इस हद तक कि मामलात जो हैं उसे क्या कहते हैं हफ्तों और महीनों में हों, वो बात मुस्तहसन है। लेकिन ये कहना कि पहली बार कुछ नहीं हो रहा है, आपने 8-8 साल और 10-10 साल की मिसाल दी है, उसके मुकाबले में 1-1.5 साल में ये जरदारी साहब से लेकर 2 साल में ये शहबाज शरीफ, आप ये याद रखें, ये लोग जिन पर मुकदमे चल रहे हैं ये इस मुल्क के सदर और वज़राए आला रह चुके हैं। इनकी जड़ें सारी इस क्या कहते हैं नौकरशाहियों में है, पुलिस में है, हर जगह पर है। ये लोग चीनी और गंदम के बहरान पैदा करवाने वाले लोग हैं। आप इनको हमदर्दी के नुक्ता नजर से मत देखें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का आधा तबका ऐसा है जो खरीदा हुआ है। कहें तो मैं चैनलों के नाम ले देता सर बिल्कुल, मैं आपको सेकंड करता हूं कि मीडिया में ऐसे लोग हैं, मैं सेकंड करता हूं कि मीडिया में ऐसे लोग हैं जो इनको एक मिनट हो मेरे पास, जरा सा मैं जरा बात कर लूं, जाया हो जाएगी। तो एक तो बात ये हो गई कि मुकदमात बड़ी तेजी से अपनी मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। दूसरे, हम हर गुफ्तगू में नैब को जो कि तहकीकाती अदारा है और अदालतों के निजाम को एक दूसरे से मुंसलिक कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, गुमराह कौन है ऐसा लगता है, और हुकूमत को भी उसके साथ जोड़ देते हैं। ये देखें, ये राना सनाउल्लाह किस्म के बिल्कुल तीसरे दर्जे के लोग जिनके हाथों में 14 आदमियों का कादरी के पैरोकारों का खून है, उनको आपने इस मुल्क में एक मोतबर तजियाकार सियासतदान बनाकर रोजाना शाम को ये जो 20-20, 10-10 लाख रुपए लेने वाले एंकर हैं, ये उनको उठा कर पेश करते हैं। ये बड़े शर्म का मुकाम है। इस मुल्क में जुर्म और जमहूरियत को हमने मुंसलिक कर दिया है। ये मेरा तजिया है। इस मुल्क में कभी नहीं किसी ने कहा, जब आप जुर्म और जमहूरियत को मुंसलिक कर देते हैं तो पता क्या होता है, तारिक साहब, फिर निजाम को खतरा पैदा होता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखें तारिक साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको सिंपैथाइज करते हैं, मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि मीडिया में ऐसे लोग हैं जो सिंपैथाइज करते हैं, लेकिन चैनल जो सुबह शाम ये करते हैं। तारिक साहब, अगर राना सनाउल्लाह आपने, तारिक साहब राना सनाउल्लाह साहब का आपने नाम लिया, एक देखिए मेरा सवाल तो ले लेना, मेरा सवाल था कि चीजें साथ साथ जो है वो समझ में आती जाए ना। देखें,
आपने राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया, ही स्टिल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, लोअर हाउस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हम कैसे उसके मुंह के ऊपर क्रॉस लगा दें कि हम इसको नहीं बुलाएंगे? आप इसके एक लम्हे के लिए सर देखें ना, अब अगर वो अभी तक एमएनए है, अगर वो पंजाब का सदर है एक पॉलिटिकल पार्टी का, पाकिस्तान की दूसरी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी का, तो कोई इंडिविजुअल जर्नलिस्ट उठ के कैसे यूनिलेटरली ये वर्डिक्ट दे सकता है कि ये इस पे क्रॉस है, ये तो बहुत बड़ा चोर डाकू नोटोरियस है? जब आप खुद मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं कि आपकी स्टेट ने 6 साल में मॉडल टाउन में उसको सजा नहीं दी है। ये जो आपने एक बड़ा मफरूजा बना लिया है, वो इतना बड़ा मफरूजा होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको टीवी पे ना आने दें, उसको जिस तरह एक मोतबर और मासूम शख्स के तौर पर पेश करते हैं। मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले इंट्रो में जरा 2 लफ्ज तो आने चाहिए ना। हम राना सनाउल्लाह को बुला रहे हैं, जिनके खिलाफ अगरचे बड़े संजीदा मुकदमात थे और हैं, ताहम हमने उन्हें गुफ्तगू के लिए बुलाया हुआ है। इंट्रो के अंदर ही लफ्ज ही नहीं होता है। आप नवाज शरीफ का जिक्र आपके भी प्रोग्राम में या औरों के प्रोग्राम में कभी मफरूर और मुजरिम के तौर पर नहीं होता है। उसका जिक्र मेरी तरह का एक गैर जानिबदार तज्जियाकारी करता है, वरना अक्सर लोग मियां नवाज शरीफ मोहतरम कह के करते हैं। ये जाली दस्तावेज बनाने वाली लड़की जिसका नाम मरियम है, जिसको ये फजलुर रहमान वगैरह उठाकर ऊपर ले आए हैं, जरा शर्म की बात है यार। सजा याफ्ता शख्स कसूरी साहब का मैं ब्रेक से पहले जरा कसूरी साहब का इख्तलाफी नोट शामिल कर लूं, उनका डिसेंट नोट शामिल कर लूं। कसूरी साहब, आप इख्तलाफ करेंगे ये दोनों हमारे मोहतरम जो मेहमान है, कि आप समझते हैं कि मेरा ये इसमें मैं सवाल उठा रहा हूं, मेरा स्टांस नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूं कि जो बुरा है उसको हमें किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से बुरा साबित करना है। मैं कह रहा हूं कि उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सपेडाइट करने का निजाम बनाए, उसके अंदर जो लूप होल्स हैं, जो डिलेज हैं, उसको रेफरेंस लेकर आना है। जो करना है इमरान खान ने करे, लेकिन वो लूप होल्स बंद करें। आप बंद नहीं करेंगे तो जो बुरा है वो सिंपैथीज लेगा, वो मीडिया से भी लेगा, वो सिविल सोसाइटी से भी लेगा, वो अदरवाइज भी लेगा। अपना अमीर बात से एक छोटा सा कमेंट दूंगा कि इस मुल्क में बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जब डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं, दे बिहेव लाइक ए डिक्टेटर। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल पावर अनलेस दे एक्सरसाइज देयर पर्सनलाइज्ड पावर। और जब फौज आती है, जिनका काम है टू क्लीन अप द ऑर्गेन्स टेबल एंड गो, दे बिहेव लाइक ए डेमोक्रेट। सो इट्स अ स्क्वायर पेग्स इन द राउंड होल्स। मसलन ये ब्रिगेडियर साहब हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन आई विश ये सारी ये बातें व्हेन ही वर डीजी नैब अपने जनरल मुशर्रफ के ज़माने वो उस वक्त कही होती। तो चीज़ ये कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं इनका वर्शन जो है ज़्यादा सीरियसली नहीं टेकअप करता क्योंकि इनमें एक होता है एक एहसास महरूमी कि भाई माजी में ये थे तो अब ये क्या, अब कह के हम अपना थोड़ा सा अपना बेटर इमेज क्रिएट करें। ही इज़ अ गुड मैन, लेट मी टेल यू, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट आई एम जनरली टॉकिंग। द पोजीशन इज जी कि बात ये है कि आपके यहाँ सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 ये कहता है कि हर एक शहरी जो है, हर एक शहरी, जिसमें जनरल बाजवा भी शहरी है, इमरान खान भी शहरी है, अमीर बास तुम भी शहरी हो, मैं भी शहरी हूँ, हर एक शहरी की जो वफादारी है, लॉयल्टी, वो है रियासत के साथ, और जो ओबीडियंस है कि इसको फॉलो करना है, वो है आइन के साथ। और ओबीडियंस और लॉयल्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर लॉयल्टी आसमान है तो ओबीडियंस ज़मीन है। तो चीज़ ये है कि अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने डिस्कस किया है। मैं चाहूँगा यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि ओबीडियंस और लॉयल्टी में जो फ़र्क बता रहे हैं कसूरी साहब, उसको यहाँ पे किन किन शख्सियात के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहमद रज़ा खान कसूरी साहब, ब्रेक से पहले जो लॉयल्टी है और
ओबीडियंस एक शहरी की रियासत के साथ, उसके ऊपर बात कर रहे थे। कसूरी साहब, अगर आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर सकें। ये बात यह है कि इसलिए जो अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो दे आर द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ नॉट द गवर्नमेंट, दे आर द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट। अब मैं आपको थोड़ी सी मसाले दे दूं तो अब बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। देखें कि जब ये ब्लाइंड एले में चली गई टॉक्स बिटवीन पीडीए अपना 9 सितारों और भुट्टो के, तो भुट्टो ने मीटिंग कॉल की तीनों आर्मी चीफ्स एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, और वो 4 जुलाई को वो एक तस्वीर तमाम पाकिस्तान के अखबारों में फ्रंट पेज में, क्योंकि भुट्टो को सूट भी करती कि तीनों आर्मी सर्विसेज चीफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बैठे हुए हैं, और उनका जॉइंट स्टेटमेंट था कि वी आर विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अगले 24 घंटे में देयर वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो देयरफॉर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हूँ, मैं थ्योरी भी समझता हूँ, मैं सियासत की नज़ाकतों को भी समझता हूँ। चीज़ ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिच होता जा रहा है। यू सी थिंग्स आर कमिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट एब्सोल्युटली। फौज आपकी 2 सेक्टर्स में फंसी हुई है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसी क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की 2 जिम्मेदारियाँ हैं, इंटरनल थ्रेट एंड एक्सटर्नल थ्रेट। और इंटरनल थ्रेट को फौज जो है बड़ा क्लोजली वॉच करती है, यानी फौज को पता होता है कि आज फलां मस्जिद में फलां मौलवी ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा। दे आर वॉचिंग वेरी मिन्यूटली एवरीथिंग, और देख रहे होते हैं कि रियासत सिंक तो नहीं कर रही। एक उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ की होती है, और देखते हैं कि अगर वो रेड लाइन से चीज़ें क्रॉस कर गई हैं, देन दे टेक एक्शन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो पोजीशन ये है कि किसी वक्त इंटरनल थ्रेट परसेप्शन इनवाइट्स एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन। मशरकी पाकिस्तान वाज बेसिकली एन इंटरनल थ्रेट परसेप्शन, लेकिन वी नेवर डेल्ट दैट मैटर प्रॉपरली, और हमने उनकी तशफ़ी नहीं की बंगालियों की, और उनको फेयर डील नहीं दिया। तो क्या हुआ कि हमारे बेलिजेरेंट नेबर इंडिया ने ही टुक एडवांटेज एंड एंटर्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान, एंड आधा पाकिस्तान टूट गया। ये तारीख की बातें मैं बता रहा हूँ। सो देयरफॉर अफवाज पाकिस्तान की पहली लॉयल्टी जो है वो रियासत के साथ है। पाकिस्तान जो है वो डिच होता जा रहा है। इस वक्त सिर्फ एक सतून रह गया है इंटैक्ट, जिस पर पूरी रियासत खड़ी हुई है, वो है आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। बाकी पार्लियामेंट डिमोलिश, ब्यूरोक्रेसी डिमोलिश, उसी जुडिशरी पे भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। सो वे टू गो। और ये जो आपने 2 बुलाए हुए हैं, बच्चा मजूरे, एक हफीज़ शेख और दूसरा रजा बाकर, वो अपने बटा फलां और इतने वो बाबा, कॉमन मैन डज नॉट अंडरस्टैंड दैट। कॉमन मैन तो देखता है मार्केट इकोनॉमी से कि आलू का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव, आटे का क्या भाव है। और लेट मी टेल यू, ये फ्रस्ट्रेशन का जो बारूद है पाकिस्तान की गली गली में फैला हुआ है, गली में फैला हुआ है। इट्स जस्ट नीड एग्निशन। और ये अगर इसकी एग्निशन कहीं से होगी, आपको याद होगा कि अयूब खान वॉज गोइंग स्मूथली। एक यहाँ रावलपिंडी में अब्दुल हमीद स्टूडेंट था अपना पॉलिटेक्निक का, वो मारा गया, वो एग्निशन पॉइंट था। वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो 25 अपना मार्च 1969 को अयूब खान हैड टू स्टेप डाउन एंड हैंड ओवर पावर टू याह्या खान। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो किताबों में नहीं लिखी हुई, जो मेरे तजर्बे से हैं, जो कि आई एम प्रिवी टू ऑल दोस थिंग्स। कसूरी साहब जो बात कर रहे हैं, वो इंटरिम सेटअप, वो इस सोच में अकेले नहीं है। मुझे शरीफ खानदान
शरीफ कसूरी खानदान साहब और भुट्टो खानदान, के आई भी डोंट सी देम ऑन द लाइक पॉलिटिकल माइंडेड होराइजन ऑफ लोग दिस बहुत कंट्री इन हैं। नेक्स्ट गिरी कपल ऑफ साहब, मंथ्स। कसूरी साहब के लाइक माइंडेड Politically. लोग भी बहुत हैं, इस तरह की सोच रखने वाले बहुत एंड लोग इमरान हैं जो खान ये सोच समझ धक्का रहे हैं। स्टार्ट है। तो आप बगड़े साहब, आप क्यों एक डिनाइल मोड में हैं? धक्का कोई कब तक कोई लगाएगा? आप क्यों डिनाइल मोड में बगड़े साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये भी रियलिटी है? अमीर अब्बास भाई, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मोहतरम कसूरी, अहमद रजा कसूरी साहब। देखें, मतलब हमारे परहैप्स आवर सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। उन्होंने पूरे उतार चढ़ाव तमाम अयूब खान के बाद से सारी उन्होंने गवर्नमेंट्स देखी हैं, वो तो, और अपना पॉलिटिकल पार्टीज में ये तमाम उन्होंने डायनामिक्स देखी हैं, मार्शल लॉज वगैरह। देखें, 12 अक्टूबर 99 को भी ऐसे ही हालात हो गए थे, उससे पहले भी 5 जुलाई को भी यही हालात थे कि जी पाकिस्तान इज गोइंग, एक्सटर्नल चैलेंजेस है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है और मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया है, तो लिहाजा आर्मी इज टेकिंग ओवर। लेकिन हमने देखा कि दोनों मिलिट्री रूल्स के अंदर वो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट ऐसे आए कि टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर पाकिस्तान टू रिकवर एंड गेट बैक टू अ नॉर्मल डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम। वो डिरेल होने के बाद हालात बहुत खराब हो गए। जनरल मुशर्रफ के दौर में आपने कहा, मैं 2007 में 2007 मार्च में मैं नैब पंजाब में आया था, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उस वक्त एनआरओ जो है वो शुरू हो चुका था, उसकी बातचीत में बेनज़ीर भुट्टो, और फिर नवंबर में वो ऑर्डर्स आ गया था एनआरओ का। और उसके बाद क्या हुआ कि वो सारा जो पैसा खर्च किया गया, वो तमाम चीज़ें, जितना एफर्ट किया गया, इट ऑल वेंट डाउन द ड्रेन। और वो लोग जिनको पाकिस्तान की सियासत से आउट होना चाहिए था, चाहे वो जरदारीज हों, शरीफ खानदान हो, ये तमाम लोग, दे केम बैक बिकॉज ऑफ द एनआरओ, और उन्होंने आके फिर 12 साल में जो 10 साल हुकूमत की, आपने देखा उन्होंने मुल्क का क्या अशर किया। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि मिलिट्री रूल्स की तो आप बात ही ना करें। पाकिस्तान में मार्शल लॉ, ये लफ्ज़ जो है, ये तो वैसे ही मुझे पता नहीं मेरे मुंह पे आज कितने सालों बाद ये लफ्ज़ आ गए, ये तो हमने अपने लब से ये चीज़ें निकाल ही दी हैं, डिक्शनरी से निकाल दी हैं। एनआरओ बर्बादी इस मुल्क के लिए होने नहीं चाहिए। भाई देखें, जमहूरी प्रोसेस टेक्स टाइम। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है डिफाइड द कोविड। मैं देख रहा हूँ, आई फील सो हैप्पी, इकोनॉमी इज बिगिनिंग टू टेक ओवर। नंबर 1। नंबर 2 ये सीपैक जो है उसमें तरक्की दिन ब दिन हो रही है। नंबर 3 ये हमारी इंडस्ट्रियल का जो पहिया है वो चलना शुरू हो गया, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई है, पीपल आर कमिंग बैक टू जॉब्स, और कितने मैं चीज़ें आपको बता दूं। सो बड़ी पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, इंक्लूडिंग वो प्राइवेट बैंक्स के मिला के, वो तकरीबन 20 बिलियन प्लस हो गए। माई पॉइंट इज, होपलेस सिचुएशन नहीं है, ना ये 5 जुलाई वाली सूरत हाल है, ना ये 12 अक्टूबर 99 वाली सूरत हाल है। वी आर वे बियॉन्ड दैट। और दूसरी बात यह है कि आप देखें, इंटरनल सिक्योरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह वॉर ऑन टेरर की बाकियात हैं, उनको हमने डील करना है, वो हो रहा है। एक्सटर्नल एग्रेशन सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडियंस को लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल मामलात को जो है वहाँ पे वो टुक जो है वो लगी रहती है। जाहिर बात है वो करते हैं, फिर हम रिटेलिएट करते हैं, तो वो तो जब तक बराबर से मुड़िए वो चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट फॉर द बेटर, मैं ये समझता हूँ। और यही वजह है कि इस वक्त हमें पहली मर्तबा इतनी दहाइयों के बाद पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे नजर आती है, विच इंडिकेट्स व्हाट, कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ये फैसला कर दिया है कि जो भी पाकिस्तान के इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, और अपना फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, भाई हमने इकट्ठे होके पाकिस्तान को इन चैलेंजेस को से का अपना हल निकालना है, और हमने पाकिस्तान को बाहर लेके चलना है। तो मैं देखें ना, अब ये वक्त आ गया है कि नया अलायंस सामने आता है, तो हम सोच नहीं सकते थे। पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, देखें ना, थिंग्स आर चेंजिंग। सो मैं नहीं समझता हूं कि कोई डिसमल सिचुएशन है फॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट और अ मिलिट्री टेक ओवर। नो सर, ये सेनेट इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी और आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पीडीएम जो है वो इलेक्शन अलायंस बन जाए, जो भी है अगले। और देखें ना कितनी अच्छी बात की, इवन पीपल्स पार्टी नाउ सेइंग कि अगर हमने इस गवर्नमेंट को रिमूव करना है तो इट विल बी रिमूव डेमोक्रेटिकली थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। ये तरीका है। पाकिस्तान की बर्बादी ये रही है कि जो सिविल गवर्नमेंट जो है, सिविल लीडरशिप स्टेबलाइज नहीं कर सकी इस मुल्क में, और जो आए भी बल्कि लोग थे, जो बिलावल साहब ने जो कहा है, मैं चाहूंगा जरा वो सुनवा दिया जाए, जिसकी तरफ इशारा दे रहे साहब बिलावल साहब ने, उनके थॉट प्रोसेस में जो शिफ्ट आया है वो क्यों आया है और क्या आया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। तारिक पीरज़ादा साहब इस्तीफे दे देंगे, लॉन्ग मार्च कर देंगे, जलसे करेंगे, चलने नहीं देंगे इमरान खान को, ये सिलेक्टर है, ये तो वज़ीर आज़म ही नहीं है, ये सारा कुछ कहते रहे 2.5 साल और ये सारा कुछ अब लपेट के अब वो आगे हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, जो कि ये ला ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास नंबर्स ही नहीं है। तो ये एक ऐसे ऑप्शन पर आ गए हैं कि जो ऑप्शन डुएबल ही नहीं है। ये इतना शिफ्ट कैसे आ सकता है तारिक साहब? उसकी वजह पता क्या है अमीर अब्बास, कि पाकिस्तानी सियासतदान सच बोलने की सलाहियत से बुनियादी तौर पर आरी है, या अगर सलाहियत रखता है तो सच बोलना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का हुस्निया है, अलमिया है। ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफी है कि हमारे यहाँ जो क़यादत का मसला है, सिविल क़यादत का मसला, वो हल नहीं हो रहा है। और मेरा उसका मतलब कहने से ये है कि बासलाहियत सिविल सियासतदान मुल्क के मंजर पर हावी नहीं है, बल्कि उनकी जगह कुछ मौरूसी बच्चे या उनके लड़के लड़कियां उन्हें जबरदस्ती लंदन से या और जगहों से लाकर उसे फरोग दिया जा रहा है। तो ये चीजें बुनियादी तौर पर जमहूरियत की रूह के मुनाफी हैं। एक बात। दूसरी बात ये, तो ये वजह है कि ये लोग अब दोबारा पीपल्स पार्टी जो है, मैं जरा बात मुकम्मल कर लेता हूं, उसकी तरफ जा रही है कि किसी तरह निजाम की तरफ आए और हम थोड़ा सा गोशा पैदा कर लें किसी अदारे के दिल में अपने लिए, ताकि वो जो मफरूजा है कि वही किसी को लाते हैं और वही किसी को निकालते हैं जमहूरियत के अंदर भी, तो शायद हम भी उस अमल के जरिए दोबारा इक़्तिदार की सीढ़ियों पर चढ़ने के काबिल हो सकें। ये तो मफरूजा पीपल्स पार्टी का है। लेकिन एक बात मैं जरा सी बड़ी वजाहत से कहना चाहता हूं कि रियासत के साथ वफादारी जो है और आईन के साथ वफादारी, इन दोनों में कोई तजाद नहीं हुआ करता। जब आप आईन पर अमल दरामद करते हैं तो असल में आप रियासत के साथ वफादारी का रास्ता हमवार करते हैं। ये है बुनियाद आईन और रियासत के रिश्ते की। यही वजह है कि जब अमेरिका के आईन को वो हल्फ उठाया अभी बाइडेन ने, तो उसमें यही होता है कि आई डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ऑल एनिमीज फॉरेन एंड डोमेस्टिक। यही बात जो अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि फौज का काम बाहर और अंदर के दुश्मनों, और ये हमारे आईन में भी है बड़ी वाज़ेह शिकों के साथ। तो ये दो चीजें अलहदा नहीं है और ना फौज इसको अलहदा करके कभी देखती है, मेरा नुक्ता नजर है। तीसरी बात ये है कि ये सिर्फ इमरान खान के दौर में नहीं, अब ये तीसरा दौर है जमहूरी, जिसमें अफवाज पाकिस्तान खुलकर हर मुंतखब हुकूमत, अब वो जाहिर है कि उनकी सलाहियतें इतनी अच्छी नहीं कि हर मुंतखब फौज खड़ी हुई है। एक ब्रेक, आपकी इजाजत से ब्रेक से वापसी पे ब्रॉडशीट कंपनी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, ब्रॉडशीट स्कैंडल के अंदर, उस पर बात करते हैं। तारिक पीरज़ादा साहब से ही शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। तारिक साहब, ब्रॉडशीट कंपनी, इसको पैनामा 2 कहा जा रहा है। शरीफ खानदान ही सिर्फ इसमें नहीं, इसमें तो पीपल्स पार्टी भी आएगी, इसमें आफ्ताब शेरपाव, इसमें वो तमाम लोग जिनके एसेट्स जो कि पाकिस्तान से बाहर पार्क हुए थे, जिनको आइडेंटिफाई कर रही थी ब्रॉडशीट कंपनी, उनके नाम अब सामने आएंगे। तो इसका आपको कोई डोमिनो इफेक्ट नज़र आ रहा है नियर फ्यूचर में? बिल्कुल। बात ये है कि ये जो जस्टिस आजमत सईद के खिलाफ सारी गुफ्तगू हो रही है, उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि अब ये मामलात किसी तरह पटरी से उतर जाएं, ये तहकीकात जो हैं ये दरिया बुर्द हो जाएं और वो तहकीकात ही शुरू ना हो सकें, जिसके नतीजे में मजीद इनकशाफात जो कि बराह रास्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि इस मुकदमे की, इस मामले की जो बेशतर हिस्से हैं उनका ताल्लुक तो पिछले 2 अदवार से है, ये इससे नहीं है। ये तो जो एक आखिरी हिस्से में जो चंद $1 मिलियन, उसे क्या कहते हैं, वो एम्बेसी
में से कहीं जो दिए अदा हुए हैं, तो उसको बनाकर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी शोर मचा रहे हैं। वो तो चेहरा छुपाने के लिए, चूंकि चेहरा तो इनका स्याह हो चुका है, मुझे माफ कर दीजिए इस जुबान के लिए, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान बड़े स्याह चेहरे के लोग हैं। एक आध को होगा, लेकिन बड़ी बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। देखें, मैंने अभी जिक्र किया था क़यादत के बहरान का। वो मसला ये है, इमरान मसलन मेरे नजदीक एक दयानतदार लेकिन दरमियानी सलाहियत के हुक्मरान है, लेकिन जो उनसे पहले लोग आए वो बदतरीन करप्ट जरदारी हो, कोई हो। यानी फ्रांस में ऑगस्टा के मसले पे उनके वजीर आजम को सजा हो गई, लेकिन पाकिस्तान में जरदारी साहब 20 साल के बाद भी कह रहे हैं मैं तो जनाब एक हजरत मासूम हूँ। तो ये इस सूरत हाल ऐसी है। मैं मुख्तसर करता हूँ। अच्छा, तारिक साहब, तारिक साहब सॉरी, मैं अगर यहाँ पे आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूँ, करप्शन को एक तरफ एक लम्हे के लिए रखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन को आप इग्नोर कर दें, आप मेरा स्टांस जानते होंगे करप्शन पे क्या है, सिर्फ एक लम्हे के लिए एक तरफ रखते हुए बाकी कॉम्पिटेंसी अगर आप बात करें, तो जो प्रोजेक्ट्स आज इमरान खान की हुकूमत बना रही है, इससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स माजी की हुकूमतें भी बनाती रही। अस्पताल भी उन्होंने बनाए, यूनिवर्सिटियां भी उन्होंने बनाई, मोटरवेज भी उन्होंने बनाई, मेट्रो बसेस भी उन्होंने चलाई। ऐसा कौन सा कोई रेवोल्यूशनरी किस्म का कोई पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स है जो ये लेकर आए? काम आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें ऐसा तासुर पैदा हो जाएगा जैसे मैं इमरान खान की हुकूमत के दिफा में हूं। हालांकि कश्मीर के मसले पर और कोरोना के मसले पर बड़ी खौफनाक अदम सलाहियत का मुजाहरा मौजूदा हुकूमत ने किया है, लेकिन मैं उन दो को छोड़कर इसका ही जवाब दे देता हूं। देखें, मोमन डैम और दयामीर भाषा डैम, इन दोनों पर काम अमलन काम शुरू हुआ है। जरा सोच लें, ये कागजों वाली गुफ्तगू जो होती है ना, ये तो मुशर्रफ के दौर से है कि जी दयामीर भाषा का मंजूर हो गया, हो गया। एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा फेज सीपैक का शुरू हुआ है, उस पर आप चाइनीज एम्बेसडर के बयान देखें, बड़ी तेजी से शुरू हुआ है। ये तो कंटिन्यूटी है ना तारिक साहब, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो पहले भी हो रहा था, कंटिन्यूटी है। एक मिनट, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप रोक दें तो सारा जो इक्तिसादी तरक्की का मंसूबा है मुल्क का, वो तबाह हो जाता है। लिहाजा इनको जारी रखना बजाय खुद किसी हुकूमत के लिए काबिल तहसीन या काबिल तनकीद हो सकता है। एक बात। दूसरा, मैं जरा जल्दी से एक बात करना चाहता हूँ, वो उसकी फौज वाली बात थी। देखें, याद रखें कि इस कदर जो मुल्क के हालात खराब हुए, उसमें कोरोना के वाकयात को पिछले 2.5 साल में से 1 साल आप निकाल दें, दुनिया तबाह हो गई है। तो मैंने ये तजिया, जो मेरा तजिया है कि अगर पाकिस्तान के लोग जरा सी मामलात को समझने की कोशिश करें, नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। मैं कहने के लिए तैयार हूं, और वो ये है, एक फिक्र है कि इस 1.5 साल में, ये आने वाले 2 साल में अगर मौजूदा सतह पर भी इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार रहे 1 या 2% या 3%, और कोरोना के खत्म होते होते अगला इलेक्शन आ जाए, तो मैं इसे कामयाबी समझूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिरी मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं जरा बाकी मेहमानों से भी ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, जैसे तारिक पीरजादा साहब ने एक प्रोजेक्ट का नाम लिया मोहम्मद डैम का और भाषा डैम का, वेरी ट्रू, इसमें कोई शक नहीं कि ये इसका काम अब शुरू हुआ है, पहले कुछ शुरू नहीं हुआ किसी भी हुकूमत में, वो कागजों में रहा। इसके अलावा कितने मंसूबे ऐसे आप बता सकते हैं जो माजी की हुकूमतों ने उससे मिलते जुलते काम ना किए हों, वो सिर्फ इमरान खान का क्रेडिट हो 2.5 साल का? देखिए, पहले मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो ये डैम्स का जो है, ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म है। पाकिस्तान के अवाम जो है इससे बहुत बेनिफिट करेंगे और दुआएं देंगे। आज से फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन सारे मेगा डैम तैयार हो जाएंगे। नंबर 2, ये जो क्लाइमेट के लिए इन्होंने किया है अपना, ये बेशक इसमें इनिशियल भी करप्शन का मामला आया एट द लोअर लेवल, ये 10 बिलियन ट्रीज इनका जो सुनामी प्रोग्राम है, यकीन जाने जब मैं वो तस्वीरें देखता हूँ कि बैरन पहाड़ जो है, एरियाज जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरियाज में, जहाँ पे भी आपके KP में वगैरह वगैरह, पंजाब में, अब वो ग्रीन होते जा रहे हैं। ये चीज़ कभी हम पहले सोच नहीं सकते थे। इट इज़ फिजिकली हैपनिंग। नंबर 3 ये नॉर्दर्न एरियाज का जो टूरिज्म है, अब मैं अभी कल ही सुन रहा था कि जो पिछले 10 दिनों में 7 से 10 लाख लोग जो हैं उन्होंने गलियात का रुख किया है। ये ब्रिगेडियर साहब, यानी आपने जो 3 चीजें सर पहले गिनवाई, इसका मतलब है कि इन तीनों चीजों में वो जो असल कोर इश्यूज थे, जिसमें
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म, जिसमें ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म। मैं आ रहा हूँ, मैं उधर भी आ रहा हूँ। देखें, मैं आपकी बात मानता हूँ कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो भी फाइनलाइज होने चाहिए, जरा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके। इसकी तरह क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म जो है वो भी आने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म ये होने चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं वो बात करूँ, अनोखी चीज है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो नथिंग बट अ करप्शन प्रोजेक्ट। एहसास प्रोग्राम कमाल हो गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। चले मैं कसूरी साहब एक लास्ट में बात कह दूं, लास्ट में बात ये कह दूं, आपने ब्रॉडशीट की बात की है। देखें ठीक है, जो भी हुकूमत का फैसला जस्टिस अजमत साहब के केस में, वो अलग बात है कि मैं आई ऑलवेज से देयर हैज टू बी अ टोटली न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए। लेकिन ब्रॉडशीट के एक इफेक्ट आने वाला है। मैं समझता हूँ हुकूमत तैयार है वॉल्यूम 10 को खोलने के लिए। और आपको पता है जब सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस को वॉल्यूम 10 दिखाया गया था तो उस समय वो कुछ देर जो है ना बिल्कुल ऐसे हो गए थे, फ्रीज हो गए थे। अच्छा। और उन्होंने वापस हैंड ओवर कर दिया था। वॉल्यूम 10 खुलेगा तो फिर आप देखेंगे। कसूरी साहब, ये वॉल्यूम 10 के ऊपर, कसूरी साहब आपका कमेंट, लास्ट कमेंट वॉल्यूम 10 के ऊपर। अगर वॉल्यूम 10 के अंदर पाकिस्तान की ब्रूटल पॉलिटिकल हिस्ट्री के और क्रूक्स की कुछ ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में आती हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं ये हुकूमत 2.5 साल से खोल रही? इसने डराने के लिए क्यों रखा हुआ है कि जब भी बात हो वॉल्यूम 10 खोल देंगे, वॉल्यूम 10 खोल देंगे? भाई खोलो ना वॉल्यूम 10 अगर ये इसके अंदर ऐसे राज मौजूद हैं पाकिस्तान के चोर और डाकुओं के। यस, देखें ये जो नया इशू आया है ब्रॉडशीट का, मैं महसूस करता हूँ ये पाकिस्तान की सियासत में ब्लडी शिट साबित होगा उसी सी। और इसमें बहुत सारे किरदार सामने आएंगे। ये प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी थी और इंग्लिस्तान में यू कैन एंगेज प्राइवेट डिटेक्टिव। आपने शर्लक होम की कहानियाँ सुनी होगी। ही वॉज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, को बड़े बड़े चीज़ों को ढूंढ लेता था। सो देयर वर प्राइवेट डिटेक्टिव एंड वो अगर उन्होंने कोई उस पर काम किया है तो बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे और उनके लिए ये ब्रॉड शीट कंपनी विल प्रूव टू बी ए ब्लडी शिट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, तारिक मिर्ज़ादा साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।